हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं परक्यूरेट का 6 पार्ट। अब देखिए, आपको पता है कि जो 1 to 5 पार्ट हुए हैं उसमें मोस्टली टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ का पार्ट था। मतलब ऐसे पर्क्स, बेनिफिट्स या फैसिलिटीज़ जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट देखा, फिर उसका कंसेशनल रेंट का पार्ट देखा, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, LIC प्रीमियम, एन्युटी प्रीमियम एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये भी आपने देखा। इसके अलावा आपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के जो शेयर हैं उनसे रिलेटेड पार्ट देखा। फिर आपने अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का पार्ट देखा और लास्ट में देखा था फ्रिंज बेनिफिट या अमेनिटीज़, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने कवर किया था इंटरेस्ट फ्री लोन का या कंसेशनल रेट पे जो लोन का पार्ट है वो कवर किया, फ्री मील्स का पार्ट कवर किया, क्लब फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ये पार्ट कवर किया जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और टैक्सेबिलिटी का पार्ट निकल के आ रहा है। फिर पिछली वीडियो में आपने मेडिकल फैसिलिटी और लीव ट्रेवल कंसेशन का पार्ट देखा एग्जाम्पल के साथ। मेडिकल फैसिलिटी एक तरीके से क्या था, एक्सेप्शन था, क्योंकि मोस्टली जितने भी प्रोविजन थे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के, मतलब परक्यूजेट के, उसमें टैक्सेबिलिटी का पार्ट आपको निकालना था। जबकि मेडिकल फैसिलिटी में किसकी बात कर रहा था, फुली एग्जेम्पशन की बात कर रहा था। तो वो प्रोविजो था, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन था। फिर हमने लीव ट्रेवल कंसेशन का भी पार्ट देख लिया था एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब हमारी दो कैटेगरी बची हुई है। एक है टैक्सेबल पर्क्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। अब आपको पता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या होता है, पहली वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी का डायरेक्टर हो, चाहे वो फुल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम हो। पिछले साल में अगर वो एक दिन भी डायरेक्टर बन गया तो वो एम्प्लॉय डायरेक्टर हो जाएगा और उस केस में वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। और उस बेसिस पे क्या होगा, उसका टैक्सेबिलिटी का पार्ट निकलेगा। मतलब जो भी वो फैसिलिटी अवेल कर रहा है, तो यहाँ पे जो फैसिलिटी आ रही है वो टोटल मिला के 5 फैसिलिटीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक पॉइंट तो ये हो गया, चलो एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है, कहने का मतलब वो डायरेक्टर नहीं है। पर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा कि अगर उसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% या उससे ज़्यादा के वोटिंग पावर है, इसका मतलब इक्विटी शेयर खरीद के बैठा है कंपनी के, तब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। चलो ये दोनों कंडीशन भी पूरी नहीं है, तो तीसरी क्या बोल रहा है, उसकी जो टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी है, जो भी मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी की बात करते हैं, वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। जिसमें जनरली क्या पार्ट आता है, बेसिक सैलरी, फ़ी, बोनस, कमीशन, ये तो आ जाता है। प्लस उसके साथ टैक्सेबल मॉनेटरी अलाउंसेस, मतलब जो भी फुली टैक्सेबल अलाउंसेज है वो आ जाएंगे। और वो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस जो एग्जम्पशन लेस होने के बाद आते हैं, जैसे HRA, तो आपको पता है कि एग्जम्पशन लेस करनी पड़ती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेस करनी पड़ती है एग्जम्पशन, तो उसके बाद जो टैक्सेबिलिटी का पार्ट है वो जोड़िए। एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने पे करी वो जोड़िए। टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन का पार्ट हो गया, टैक्सेबल ग्रेचुटी हो गई, टैक्सेबल लीव एनकेशमेंट हो गया, पेंशन में कम्यूटेड पेंशन का पार्ट लेना याद रखना। तो जो भी टैक्सेबिलिटी वाला पार्ट है वो आप ऐड कर दीजिए। उसमें से आप जो डिडक्शन है 3 अंडर सेक्शन 16 की वो लेस कीजिए। और अगर उसके बाद अमाउंट 50,000 से ज़्यादा का आ रहा है तब जाके वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाता है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अगर आपको जाना है तो पहली वीडियो में जाके देख लेना, उस वक्त आपको PDF का पार्ट भी दिख जाएगा और मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। देखिए, अब जो तीसरा पार्ट है वो होगा टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ऐसे पर्क्स जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री हैं, एग्जम्प्टेड है। इसमें अराउंड 20 पॉइंट्स मैंने कवर किए। अब देखिए, इतना पार्ट तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आज हम क्या देख रहे हैं, मोटर कार फैसिलिटी का पार्ट देख रहे हैं, जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है। क्योंकि 5 फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, दिख रहा है टैक्सेबल पर्क्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले देखेंगे मोटर कार की फैसिलिटी, फिर अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे ये सर्वेंट की फैसिलिटी, फिर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, और ये फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले चल लेते हैं मोटर कार फैसिलिटी की तरफ। देखिए, यहाँ पे आ गए हम, टैक्सेबल परक्यूट्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। इसमें पहला क्या है, मोटर कार फैसिलिटी। तो क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, रूल 3(2). मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो अलग अलग कंडीशन दे रखी है, ठीक है। टेबल हम देखेंगे, उसके थ्रू आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो पहला कॉलम है इसमें बोल रहा है ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या है, या तो एम्प्लॉयर ने खरीदी हुई है, परचेज की हुई है, तो एम्प्लॉयर उसका मालिक है, या एम्प्लॉयर ने किराए पे ली हुई है किसी से। अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो भी फैसिलिटी है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोटर कार की। मोटर कार मतलब 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, यार रखना, 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा। तो जो कार है वो किसको प्रोवाइड की गई है, एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई है। मान के चलिए एक ABC लिमिटेड है, और खुद का एग्जाम्पल देख लीजिए। हमेशा सोचिए कि आप एम्प्लॉय हो, जैसे मैंने सोचा कि चिराग यानी मैं एम्प्लॉय हूँ इस ABC लिमिटेड का, मुझे ABC लिमिटेड ने कार प्रोवाइड की, ठीक है। अब मान के चलिए, देखिए जो भी कार का खर्चा है वो सारा का सारा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो सबसे पहला केस क्या है कि कार एम्प्लॉयर की है, चाहे परचेज की हुई हो चाहे किराए पे ली हो, ठीक है।
और जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है यानी जो भी मेंटेन कर रहा है वो एम्प्लॉयर कर रहा है। अब 3 केस हो जाएंगे। अगर मैं पूरा का पूरा, मैं मतलब चिराग उस कार को पूरा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। दूसरा फुली पर्सनल, इसका मतलब ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा, फुली पर्सनल मतलब अपने घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए ऐसे जनरली खर्च कर रहा हूँ, जो कि मेरे पर्सनल पर्पज़ के लिए हो गया, ऑफिशियल पर्पज़ का उसमें कोई योगदान नहीं रहा। और तीसरा क्या होगा, अगर मैं पार्टली ऑफिशियल और कभी कभी पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ, इधर उधर घूमना है, फैमिली को लेके जाना है, तो उसके लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। तो पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉयर ओन कर रहा है या हायर कर रहा है और एम्प्लॉयर ही खर्चे कर रहा है। लेकिन एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अगर उसको फुली ऑफिशियल यूज़ कर रहा है तो कोई भी टैक्सेबल परक्यूट नहीं आएगा, नील। ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो इस केस में एम्प्लॉयर ने जो भी खर्चे किए हैं, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किए हैं, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट हो गया, आपको बताया कि सर्विसिंग होती है 2-2 महीने 3-3 महीने में, जो भी सर्विसिंग का पार्ट होता है, तो साल के दौरान हमने जो भी फैसिलिटी यूज़ की है, तो वो क्या यूज़ की है कि एम्प्लॉयर ने जो भी हमें प्रोवाइड किए कार, उसका खर्चा हमारा होता, लेकिन वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारे लिए टैक्सेबल पर्क्स बन जाएगा, सीधी सी बात। तो चिराग के लिए टैक्सेबल पर्क्स क्या बनेगा, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए हैं, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसिंग का, जो भी ड्राइवर की सैलरी लगी है, चाहे वो 1000 रुपीज़ पर मंथ हो, चाहे वो 2000 रुपीज़ पर मंथ हो, चाहे वो 3000 रुपीज़ पर मंथ है, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग लग जाएगा। ठीक है, डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर annum ऑन एक्चुअल कॉस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने कार को ख़रीदा है तो वो एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर हमें यूज़ करने के लिए दे रहा है। तो मान के चलिए अगर खर्चे मैं करता यानी चिराग ही करता, ठीक है, तो तब फैसिलिटी का पार्ट क्या बनता, तब सिर्फ यही बनता। ये आपने देखा होगा यूज़ ऑफ, जैसे मैंने मूवेबल असेट बताया था तो उसमें क्या बताया था, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो क्यों, क्योंकि लॉजिक देखिए, वो भी यही चीज़ है और कार भी यही चीज़ है, कार भी एक असेट है। तो लॉजिकली अगर मैं बोलूँगा कि एम्प्लॉयर सारे खर्चे कर रहा है तो वो तो जुड़ेंगे ही, पर उसके साथ साथ कार को यूज़ करने का खर्चा भी जुड़ेगा, जो कि एक तरीके से कितना है, एक्चुअल कॉस्ट का 10%। लेकिन मान के चलिए अगर एम्प्लॉयर की कार है ही नहीं, एम्प्लॉयर ने किराए पे लिए, क्वेश्चन में बोल दिया कि एम्प्लॉयर ने क्या कर रखी है, किराए पे ली, फिर जाके चिराग को दी, मतलब एक एम्प्लॉय को दी। ठीक है, तो चिराग के लिए टैक्सेबल फैसिलिटी क्या होगी, जो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, जो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, तो रेंट चार्जेस या हायर चार्जेस ये भी जुड़ जाएगा। उसमें से माइनस क्या करोगे, जो भी चिराग से अमाउंट रिकवर किया गया, एम्प्लॉयर ने जो भी चिराग से अमाउंट रिकवर कर दिया, जो भी फैसिलिटी का पार्ट दिया वो फ्री नहीं दिया, वो कंसेशन पे दिया है, तो जो भी अमाउंट रिकवर किया वो लेस कर देंगे। यहाँ पे कोई 900 रुपीज़ पर मंथ की लिमिट नहीं देखी जाएगी ड्राइवर की सैलरी की, तभी मैंने क्या बताया, चाहे 2000 रुपये पर मंथ सैलरी हो, चाहे 3000 पर मंथ सैलरी हो, वो सारा पार्ट दिया जाएगा। तो आप बोलोगे सर 900 का कहाँ आता है, जब भी पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पज हो तो एक फिक्स अमाउंट होता है और इंजन की कैपेसिटी देखी जाती है। अब देखिए शुरू से सोचिए कि एम्प्लॉयर के पास कार है, एबीसी लिमिटेड के पास, वो ओनर है, ठीक है, और एम्प्लॉयर ही सारे खर्चे कर रहा है, और जैसे ही ये पार्ट आ गया पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल, तो उस केस में इंजन देखा जाएगा। अब अगर इंजन 1600 सीसी के इक्वल है या उससे कम है, यहाँ पे देखिए ई लगा दीजिए, तो अब देखिए इंजन इज लेस देन और इक्वल टू, ये तो बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू 1600 सीसी, तो उस केस में 1800। ठीक है, अभी ड्राइवर सोचिए मत, ड्राइवर को भूल जाइए, तो 1800 पर मंथ। और अगर इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ, समझ गए, 18 या 24। अगर आपको 1600 सीसी या उससे कम का इंजन प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयर ने, यानी कार प्रोवाइड की है, तो उस केस में 1800 अमाउंट आएगा आपका टैक्सेबल पर मंथ का। और अगर 1600 सीसी से ज़्यादा का, जैसे 1.7 लीटर, 1.8 लीटर, लीटर में भी बोल सकते हो, अगर आप 1600 सीसी को लीटर में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 1.6 लीटर। अगर आप हॉर्स पावर में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 16 हॉर्स पावर, याद रख लेना, ठीक है। अगर आप 1600 सीसी से ज़्यादा की बात कर रहे हो, मान लो 1700 सीसी, तो इसको आप क्या बोलोगे, 1.7 लीटर या 17 हॉर्स पावर, एचपी ऐसे बोल सकते हैं। तो सीसी बोलिए, एचपी बोलिए तो 2 जीरो हटा दीजिए, और अगर लीटर बोलोगे तो पॉइंट में 1.7 मतलब 1700, 1.8 मतलब 1800 सीसी ऐसे। ठीक है, तो अगर 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 2400। अब अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया जा रहा है तो ड्राइवर की सैलरी एम्प्लॉयर कुछ भी पे कर रहा हो, लेकिन हमारे लिए जो टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 900 पर मंथ, तो ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो एक्चुअल में हो रहा है, एक्चुअल में एम्प्लॉयर जो भी खर्चे कर रहा है, याद रखना, एम्प्लॉयर जो भी खर्चे कर रहा है ये याद रखना। लेकिन यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए, तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं, 900 पर मंथ ड्राइवर की सैलरी फिक्स है। अब देखिए मैं धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ, या एक तरीके से आपको ज़्यादा जोर लगा के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल पार्ट है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर ड्राइवर का भी पार्ट है, ड्राइवर की सैलरी भी एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट ले लेंगे 900 पर मंथ का।
तो 18 और 24 याद रखिए, 900 सबको याद हो जाता है, तो अपने आप जोड़ोगे तो 2700 पर मंथ फैसिलिटी बनेगी जो आपके लिए टैक्सेबल होगी। अगर मान के चलिए आपने 8 महीने कार को यूज़ किया है तो 2700 इंटू 8, तो जब भी पर्सनल पर्पज का होगा ये वाला पार्ट देखना है, और जब भी पार्टली ऑफिशियल पर्पज बोल दे क्वेश्चन में या पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए बोल दे, तो उस केस में आपको पता चल गया कि ऑफिशियल के साथ पर्सनल भी है या पर्सनल के साथ ऑफिशियल है, तब आपको फिक्स अमाउंट देखना है, तब आपको इंजन की कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपने 8 महीने 10 दिन फैसिलिटी यूज़ की तो आपको 8 महीने ही देखना है, मतलब कंप्लीटेड मंथ का पार्ट देखना है, तो उसके बाद के जो डेज है उसको इग्नोर करना है। जैसे 8 मंथ 29 डेज हो गया ये यूज़ किया, तो 8 मंथ ही लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीटेड मंथ की बात करनी है। समझ गए? अब देखिए अगला केस क्या हो गया। अगले केस में बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है आपको बताया कि एम्प्लॉयर ने ओन किया हुआ है या किराए पे लिया हुआ है किसी और से, जो भी कार कंपनी है एक तरीके से उससे किराए पे लिया है या खरीदा हुआ है, तो मान के चलिए एम्प्लॉयर ने खरीदा हुआ है, ये मैं बोल देता हूँ। लेकिन जो भी खर्चे है वो कौन मेंटेन कर रहा है इस बार? एम्प्लॉई, यानी चिराग मेंटेन कर रहा है, एबीसी लिमिटेड नहीं कर रहा, चिराग कर रहा है। ठीक, अब क्या होगा केस? तो देखिए इसमें पहला केस क्या बोल रहा है कि अगर फुली ऑफिशियल पर्पज हो तो सीधी सी बात है निल, यानी टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद सोचिए, देखिए वो बिजनेस के एंगेजमेंट से रिलेटेड है एक तरीके से। एम्प्लॉयर ने क्या बोला एम्प्लॉय को कि यहाँ पे काम करके आओ, ठीक, जो मेरे ऑफिस और उसके दौरान मार्केटिंग का काम दे दिया एक तरीके से, और व्हीकल एक तरीके से इसका है एम्प्लॉयर का है। लेकिन ऊपर भी देखिए कि अगर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, खर्चे मेंटेन कर रहा है, और नीचे भी देखिए क्या कर रहा है, अगर एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है, तो एक ही बात है, ऑफिशियल जब भी होगा निल होगा। नीचे भी आएगा एक और पार्ट में कि जब एम्प्लॉय के पास कार है और खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है तब भी फुली ऑफिशियल पार्ट निल। तो जब भी ऑफिशियल पार्ट है तो उसमें क्या आएगा, निल परक्यूरेट आएगा, टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं बनता। ठीक, नॉर्मल सा पार्ट है। लेकिन जहाँ आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर लिया, तो आप सोचिए पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हो और खर्चे सारे आप खुद कर रहे हो, सर्विसिंग का पार्ट जो भी हो गया, यानी कार एम्प्लॉयर की है, लेकिन पर्सनल पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करा घूमने फिरने के लिए, और आपको पता है कि 3 महीने में सर्विसिंग का पार्ट होता है, कुछ पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट होता है, तो वो तो एम्प्लॉय खर्चे कर रहा है। यहाँ पे जो कॉलम है किसके रिलेटेड है, एम्प्लॉय के खर्चे करने से रिलेटेड। तो इसका मतलब सिर्फ जो टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर की कार है, वो एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो खर्चे तो एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है, तो वो टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी जेब से दे रहा है। जब भी एम्प्लॉय अपनी जेब से दे वो कभी भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं बनती, वो फैसिलिटी नहीं बनती, क्योंकि क्या कर रहा है, वो खुद के खर्चे कर रहा है। लेकिन कार को तो यूज़ कर रहा है, तो कार की जो कॉस्ट है उसका 10% डेप्रिसिएशन के फॉर्म में वो उसका टैक्सेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। तो ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे ली हुई थी किसी से, तो जो भी किराए का पार्ट है वो आपके लिए टैक्सेबल फैसिलिटी बन जाएगी, मतलब रेंट या हायर चार्जेस। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, मतलब चिराग के लिए, या आप खुद का एग्जाम्पल सोच रहे हो तो आपके लिए। ठीक है, अब तीसरा केस क्या बोल रहा है, वही पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। तो सेम ऊपर की तरह है जैसे आपने इंजन का पार्ट देखा, इसमें बस क्या था, 1800 2400 था ना, इसकी जगह 600 और 900 आ जाएगा। तो देखिए मैं तो सिंपल सा पार्ट याद रखता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड की, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर खरीद के बैठा है। क्वेश्चन में आया था कॉस्ट ऑफ कार, तो तब आपका कंफर्म हो जाता है कि एम्प्लॉयर ने खरीदी हुई है। अगर रेंट का पार्ट होगा तो क्वेश्चन में बता देगा कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार पर्सनल पर्पज़ की होगी तो रेंट का पार्ट लेंगे, और अगर है ना बताऊँ क्या खरीदी हुई होगी तो ये डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से। लेकिन जहाँ पे आपको पता चल गया कि 60% ऑफिशियल 40% पर्सनल, तब आप क्या करोगे, ये वाला पर्टिकुलर केस देखोगे। ठीक, अगर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है और खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है तो पहला केस, लेकिन अगर खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है तो ये दूसरा केस आ जाएगा। समझ गए? इंजन की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, 1600 सीसी या उससे कम, याद रखना। अगर 1.6 लीटर भी है यानी 1600 सीसी भी है तो ये वाला केस आएगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो ये वाला केस आएगा। ठीक, तो देखिए 600 900 ये याद रख लिया। ड्राइवर की जो फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है और आपको पता है कि इसमें खर्चे तो कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, ड्राइवर को सैलरी देने के भी, तब भी देखिए 900 900 जुड़ रहा है, तो 600 प्लस 900 900 प्लस 900। अगर ड्राइवर है, अगर नहीं है खुद ही चलाते हो, तो उस केस में ये टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। अब देखिए तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि कार जो किसके नाम पे, एम्प्लॉय के नाम पे, या क्या पता एम्प्लॉय ने खुद ने ही किराए पे ले रखी हो किसी से, और जो खर्चे सारे के सारे वो एम्प्लॉयर देता है। जितने भी खर्चे वो कौन देता है, एम्प्लॉयर, मतलब रिपेयर के, मेंटेनेंस के, सर्विसिंग के, ड्राइवर की सैलरी के, वो कौन देता है, एम्प्लॉयर। अब इसमें देखिए ये एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉय की टैक्सेबिलिटी का पार्ट देखना है, तो सीधी सी बात है इस पे डेप्रिसिएशन का पार्ट आएगा ही नहीं,
डेप्रिशिएशन जो हम क्या बोल रहे हैं एट द रेट 10% का पार्ट है वो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि अगर ऑफिशियल पार्ट है वो तो नील, आपको पता है। पर्सनल पार्ट है तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस सैलरी लेंगे। तो इसका मतलब हम इसके साथ डेप्रिशिएशन का पार्ट कवर करेंगे ही नहीं। आप देख लेना, जैसे मैंने पहले केस में क्या बोला, एम्प्लॉयर की कार थी और पर्सनल पर्पज की थी, तो डेप्रिशिएशन का पार्ट भी लिया, क्योंकि आप अगर किसी की चीज़ यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी का पार्ट क्या मान लिया कि 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ये भी लेना है आपको, अगर वो कार एम्प्लॉयर की है। लेकिन अगर कार एम्प्लॉय की है, ठीक है, तो इस केस में क्या बोलेंगे हम, एम्प्लॉय की कार, और एम्प्लॉय की टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं, टैक्सेबल पक्ष किसकी है, एम्प्लॉय की। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, 10% लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कार ही किसकी है, एम्प्लॉय की है। तो एम्प्लॉय के लिए जो टैक्सेबल पक्ष क्या होगा, जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा पे किया है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर, ये पार्ट आ जाएगा। और देखिए अगर माइनस करना है, ठीक है, अगर माइनस करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो भी अमाउंट रिकवर किया एम्प्लॉय से वो लेस कर दीजिए। और हाँ, प्लस जो रेंट करते हो, प्लस जो रेंट करते हो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर एम्प्लॉय ने कार किराए पे ली है तो एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो रेंट आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है पहले केस की तरह। पहले केस में क्यों करा, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास कार थी, या तो वो मालिक था या एम्प्लॉयर ने खुद ने किराए पे ले रखी है, तो वो आपके लिए टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनेगा, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एम्प्लॉय की पास खुद के पास कार है, ठीक, और खर्चे जो मेंटेन कर रहा है वो एम्प्लॉयर कर रहा है। अब देखिए अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल हो गया तो अब वो दोनों से अलग हो गया। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय के पास कार है। तो इसमें क्या बोल दिया, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किए हैं, जिसमें एक तरीके से ये पार्ट हो गया मैंने बताया, प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर हो गया, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किए हैं उसमें से ये लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब ये फिक्स है पहले से, याद रखना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 1600 सीसी या उससे कम का इंजन है, इंजन इज लेस देन और इक्वल टू 1600 सीसी, तो 1800, और अगर ड्राइवर है साथ में तो प्लस 900, ये फिक्स अमाउंट, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो टोटल मिला के 2700। और अगर इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज़्यादा है, यानी 1.7 लीटर या 1700 सीसी, ऐसे बोल रखा है 1.8 लीटर 1800 सीसी, यानी 1600 चाहे 1 सीसी भी हो, 1600 1 सीसी, क्योंकि वो 1600 से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो 2400 प्लस 900 पर मंथ। ड्राइवर होगा तब जाके ये वाला पार्ट आएगा। ड्राइवर को जो भी सैलरी प्रोवाइड कर रहा है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो 2000 करे, 25,000 करे, जो भी करे, साल की कुछ भी करे, लेकिन हमें क्या करना है, 900 पर मंथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट बता रखा है। अब देखिए रिड्यूस याद रखना, इसमें लेस करना है, बाकी सब में वही फैसिलिटी थी, बाकी सब में वही फैसिलिटी थी, आप देखिए, ठीक है। दूसरे वाले केस में देखिए 600 और 900, 600 और 900 यही फैसिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको लेस करना पड़ेगा, रिड्यूस। अब नोट में क्या बोल रखा है ये देख लेते हैं। देखिए अब नोट को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे एक एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा, सिंपल सा। मान के चलिए एम्प्लॉय के पास कार थी, तो जो 1600 सीसी से कम की थी या उसके इक्वल थी, मान के चलिए कि 1.6 लीटर की थी, तो इस कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर सारे खर्चे कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि साल, पूरे साल क्या करते हो, कार को यूज़ करते हो, और एम्प्लॉयर क्या करता है, टोटल मिला के खर्चे जो भी सर्विसिंग, मेंटेनेंस, इसका सारा पार्ट जो हो रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस का जो भी पार्ट है, वो 1 लाख खर्च कर रहा है, ठीक है। ड्राइवर है तो अगर उससे रिलेटेड पार्ट भी देखिए तो टोटल मिला के 1 लाख रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, किसके, एम्प्लॉयर के। तो वो हमारे लिए फैसिलिटी होता। लेकिन पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि ऑफिशियल आपको पता है निल होता है, क्या होता है, निल। तो अगर 60-40% ये है, तो हम इंटू 60% थोड़ी कर रहे हैं कि वो हटा दें, नहीं। यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट बोल रहा है कि जनरली ये ऑफिशियल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना लेस कर दीजिए, ये ऑफिशियल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बाकी हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि पर्सनल पर्पज पूरा टैक्सेबल होता है, आपको पता है। तो हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर में क्या कर रहे हैं, उस ऑफिशियल अमाउंट को हटा रहे हैं। तो 2700 मान के चलिए पर मंथ ये वाला पार्ट था, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर थी, तो 2700 इंटू 12 करके देखना है कैलकुलेटर से, आपका 32,400 आएगा समथिंग। इसका मतलब 1 लाख में से, मेरे पास कैलकुलेटर है मैं यूज़ कर रहा हूँ एक बार, तो ये 67,600 हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा हमारा, मतलब एम्प्लॉय का। कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने 1 लाख का खर्चा किया है जो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता, लेकिन पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल की वजह से ये फिक्स अमाउंट 2700 पर मंथ रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि मान के चलिए कि ड्राइवर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, नहीं होता तो 1800 ही होता। तो 32,400 जो लेस कर दिया 12 मंथ के अकॉर्डिंग, तो ये बाकी टैक्सेबल पार्ट बन गया। लेकिन अब एम्प्लॉय क्या बोलता है कि जो आप ये खर्चे लेस कर रहे हो ऑफिशियल पर्पज़ के, इससे ज़्यादा हमने खर्चे किए हुए हैं, इसका मतलब ऑफिशियली जो यूज़ हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, जबकि आप मेरी टैक्सेबिलिटी का पार्ट ज़्यादा बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ज़्यादा।
क्योंकि ऑफिशियल मुझे ज़्यादा खर्चे लेस करवाने हैं, जिससे मेरा टैक्सेबिलिटी का पार्ट कम आएगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। तो हम बोलेंगे दीजिए, तो सामने वाला क्या करेगा, वो बिल विल सब कुछ दे देगा। और जो कंपनी की सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है वो सामने वाले को सर्टिफिकेट दे देगी, किसको, एम्प्लॉय को। क्योंकि एम्प्लॉय क्या करेगा, जब भी अपनी सैलरी को कंप्यूट करेगा और रिटर्न भरेगा, तो सामने उसको क्या करना पड़ेगा, यानी एक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, उसे सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा कि मैंने इतने खर्चे किए हैं, इसलिए जो मेरा जो लेस का पार्ट है वो ये 2700 पर मंथ मत लीजिए, इससे ज़्यादा लीजिए। कौन बोल रहा है, एम्प्लॉय बोल रहा है। तो बोल रहा है इफ़ इन अबव असेसी अज्यूम दैट इज़ एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिस यूज़, कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो यूज़ है ऑफ कार इज़ मोर देन बाई ₹1800 और 2400 विदाउट ड्राइवर एंड ₹2700 जो ये दे रखा है, ऑब्लिक 3300 विद ड्राइवर, चाहे इंजन की कैपेसिटी क्या हो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, एज द केस में भी, देन सच अमाउंट विल बी डिडक्टेड बाय द अमाउंट एक्चुअल स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर। तो तब एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि एम्प्लॉयर ने मेरे पर जो खर्चे किए थे वो 2700 पर मंथ नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा किए एक्चुअल में, किसके लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। तो आप तो मुझे क्या करो, ज़्यादा अमाउंट लेस करने के लिए दो, क्योंकि ज़्यादा लेस करोगे ऑफिशियल, तब जाके जो पर्सनल पार्ट है उसका टैक्सेबिलिटी का पार्ट कम बनेगा। तो अगर एम्प्लॉयर ने 1 लाख खर्चे किए हैं, तो उसमें से मुझे पता है कि ऑफिशियल ज़्यादा है, तो 32,400 नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 32,400 नहीं है, खर्चा तो कितना हो गया था, 60,000 हो गया था ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो मेरा 40,000 का ही टैक्सेबल बनेगा। तो पहले मेरा टैक्सेबल ज़्यादा बन रहा था, अब कम बनेगा। तो ये कौन विश्वास में दिलाएगा, एम्प्लॉय, ठीक है। बट फॉर दिस पर्पज एम्प्लॉय हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ कार एंड इट शुड बी सर्टिफाइड बाय सुपरवाइजिंग अथॉरिटी। तो एक तरीके से जो भी खर्चा है उसको मेंटेन कर रहा है, जिसके थ्रू वो ऑफिशियल यूज़ दिखा सकेगा कि मैंने ऑफिशियल कितना यूज़ करा है और पर्सनल कितना यूज़ किया है, तो वो खर्चे दिखा रहा है, तो खर्चे वो लेस भी करवा सकता है, समझ गए। यानी हायर चार्जेस भी ले सकता है, ये नहीं कि 1800 और 2400 ही ले, हायर भी ले सकता है, ये नहीं कि 2700 और 3300 ले। जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ऑफिस का, अगर वो ज़्यादा है, तो अगर उसने प्रूफ दिखा दिया तो तब जाके वो ज़्यादा पार्ट भी ले सकता है, समझ गए। अब देखिए नोट्स में क्या बोल रहा है, अगर मोटर कार प्रोवाइड की जाती है कंसेशनल रेट पे, इसका मतलब अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर किया जाता है, तो जो भी एम्प्लॉय ने अमाउंट पे किया है वो परक्यूरेट की वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू में से लेस कर दिया जाएगा, समझ गए। दूसरा पॉइंट, मंथ में मैंने क्या बताया, कंप्लीटेड मंथ की बात करता है। तो कोई भी मंथ का पार्ट है, मतलब कोई भी डेज है, 8 मंथ 10 डेज, 8 मंथ 29 डेज मैंने आपको बताया था, तो वो 10 डेज और 29 डेज को इग्नोर मारोगे, नहीं लोगे। सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने क्वेश्चन भी कवर किया है। ये बोल रहा है इफ़ एम्प्लॉय यूजेस मोर देन 1 कार ऑफ एम्प्लॉयर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब 2 या उससे ज़्यादा कार एम्प्लॉयर ओन करके बैठा है, याद रख लेना, यहाँ पे याद रखना एम्प्लॉयर ओन या हायर करके बैठा है। हम पहला केस ही पढ़ते हैं इसमें, जनरली पहला केस ही पढ़ते हैं, दूसरा नहीं, हम पहला केस ही पढ़ते हैं। एग्जाम में जब भी आएगा तो पहले केस से रिलेटेड ही आएगा। तो ये बोल रहा है कि जब 2 या उससे ज़्यादा कार ओन्ड या हायर्ड करके बैठा है एम्प्लॉयर, पहला केस ही है आपका फर्स्ट पॉइंट वाला, आपको पता है। एंड द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड आर अलाउड टू यूज सच कार्स अदरवाइज देन होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस पर्पज। तो इसका मतलब क्या, इसको छोड़ के, क्योंकि जब भी अगर वो पूरी की पूरी ऑफिस पर्पज के लिए यूज़ होती है, तो चाहे एक से ज़्यादा कार भी एम्प्लॉय यूज़ कर रहा हो, उसकी फैसिलिटी नील ही आती है। चाहे 3 कार हो और तीनों कार ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज़ हो रही है, तो तीनों की फैसिलिटी क्या है कि नील। लेकिन अगर तीनों कार पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ आ रही है, तीनों कार अगर पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ आ रही है, तो तब क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला। लेकिन अगर तीनों कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए आ रही है, तो ये वाला पार्ट तीनों कारों के लिए नहीं आएगा, सिर्फ एक कार के लिए आप ये वाला पार्ट लोगे और बाकी दोनों कारों के लिए आपको फुली पर्सनल पार्ट लेना पड़ेगा। मान के चलिए आपके पास 3 कार है, फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार को ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज के लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तीनों कारें ऑफिशियल और पर्सनल के लिए। अब वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि किस में टैक्सेबिलिटी का पार्ट कम बन रहा है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और आपको पता है कि अगर आपने पहली कार को ऑफिशियल और पर्सनल माना, तो बाकी दोनों कारों को आपको पर्सनल मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अगर आपने दूसरी कार को ऑफिशियल एंड पर्सनल माना, तो फर्स्ट और थर्ड कार को आपको पर्सनल मानना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा है। अगर आपने तीसरी कार को ऑफिशियल पर्सनल माना, तो बाकी दोनों कारों को आपको पर्सनल मानना पड़ेगा। अगर आप पहले से क्या बोलते हो कि मेरे पास 3 कार है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और पहली कार पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ होती है, तो मानने की ज़रूरत नहीं है, पता है पर्सनल है, क्योंकि पहली कार पूरी की पूरी पर्सनल होती है, तब ये पार्ट आएगा। और बाकी दोनों कार ऑफिशियल और पर्सनल होती है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक चुननी पड़ेगी ऑफिशियल पर्सनल और दूसरी चुननी पड़ेगी पर्सनल, ऐसे बोल रहा है। तो जब आपके पास 2 या उससे ज़्यादा कार हो
और अगर वो ऑफिशियल पर्सनल पर्पज के लिए काम आ रही है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल ये बोल रहा हूँ, तो इसमें से एक को ही आपको ऑफिशियल पर्सनल मानना पड़ेगा और दूसरी को क्या मानेंगे, पर्सनल। या अगर आपने इस वाली कार को ऑफिशियल पर्सनल माना तो इस वाली कार को आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल मानना पड़ेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, 1C, और ये कौन सा पॉइंट है, 1B, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, चाहे देख लेना। ये बोल रहा है इफ एम्प्लॉय यूजेज मोर देन वन कार ऑफ एम्प्लॉयर वेयर टू और मोर कार्स आर ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड आर अलाउड टू यूज सच कार्स अदरवाइज देन होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस पर्पज, इसको छोड़िए, द वैल्यू ऑफ प्रोक्यूर्ड फॉर वन कार शैल बी टेकन एज कार इज प्रोवाइडेड पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट, मतलब 1C पॉइंट, दैट इज ₹1800, 2400। और अगर शाउफर है, शाउफर मतलब क्या होता है, ड्राइवर। ठीक है, गूगल प्रोनाउंसिएशन में जाना, उसमें ऐसे बोलेगा शाफर। तो देखिए अब मेरे को तो पता नहीं है, तो मेरे को जनरली बाद में पता चला कि इसको ये भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि शाफर सैलरी कितनी है, ₹900 पर मंथ। तो ये भी आप क्या करना, 800 के साथ जोड़ देना, 2700 हो जाएगी। 2400 के साथ जोड़ दोगे तो 3300 हो जाएगी। आपको पता है कि देखिए 1600 सीसी है, उससे कम का इंजन है तो ये, और 1600 सीसी से ज़्यादा का है तो ये वाला पार्ट आता है। ठीक, फिर इसके अलावा बोलते हैं कि बाकी जो कार्स है, देखिए अदर कार्स, उसके लिए पर्सनल पर्पज हो जाता है। वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड एज कार्स आर प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पज। ठीक है, अब अगर पहले से स्पेसिफिकली बोल दिया कि एक कार पर्सनल पर्पज के लिए, तो वो तो पर्सनल ही होगी, सीधी सी बात है, उसको थोड़ी ऑफिशियल पर्सनल करोगे। ये यहाँ पे बोलना चाहता है कि अगर दो या उससे ज़्यादा कार ऑफिशियल पर्सनल हो तो एक कार को ही आपको ऑफिशियल पर्सनल मानना पड़ेगा और बाकी सारी कार्स को आपको पर्सनल मानना पड़ेगा। जैसे 4 कार जिसमें से एक ऑफिशियल पर्सनल मानेंगे और बाकी 3 कार को आपको पर्सनल मानना पड़ेगा। लेकिन अगर चारों कारें ही पर्सनल थी शुरू से ही तो पर्सनल पर्पज हमें पहले से ही पता था, नॉर्मल सा बात। अब देखिए बोल रहा है डी, कन्वेंस फैसिलिटी टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूपीएससी इज़ नॉट टैक्सेबल। तो कन्वेंस फैसिलिटी जो भी होगी इनको दी जाएगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी। इसी तरीके से आपको बताया कि अगर आप क्या कर रहे हो, घर से ऑफिस जा रहे हो और एम्प्लॉयर ने आपको व्हीकल प्रोवाइड किया है, जो भी खर्चे वो एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, और ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हो, तो उस केस में भी वो टैक्सेबल प्रोक्यूर नहीं होगा। तो यूज़ ऑफ एनी व्हीकल प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर जर्नी फ्रॉम रेसिडेंस टू वर्क प्लेस, यानी होम से ऑफिस और वाइस वर्सा, मतलब ऑफिस से होम, इज़ नॉट ए टैक्सेबल पर्क्स। ठीक, तो ये हमेशा पॉइंट याद रख लेना। अब एक और चीज़ याद रखना कि जैसे मैंने एक और, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बता रखा है, वो क्वेश्चन के नीचे नोट्स में बता रखा है, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगर मैंने आपको ये बताया सबसे पहले पॉइंट में कि एम्प्लॉय से जो भी अमाउंट रिकवर किया वो लेस कर दोगे, यही बोल रखा था इसमें। लेकिन जब भी ये वाला अमाउंट हो, फिक्स अमाउंट आए, पहले केस में ये, दूसरे केस में ये वाला, ये फिक्स अमाउंट है आपको बताया, यानी जब भी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल हो तो अगर एम्प्लॉय से जो भी अमाउंट रिकवर किया वो लेस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पे, और यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से तीसरा वाला पॉइंट, अगर एम्प्लॉय ओन कर रहा है, कहाँ गया, ये रहा, तो यहाँ पर भी आपको लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जब भी फुली पर्सनल हो तब जाके आप लेस कर सकते हो कि जितना एम्प्लॉयज अमाउंट रिकवर किया है। लेकिन अगर जहाँ पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल हो तो जितना भी एम्प्लॉयज अमाउंट रिकवर किया वो लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक फ़िक्स अमाउंट पहले से बताया गया है। आपका हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, फिर ये पार्ट देख लेंगे बाद में, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, 4 व्हीलर के अलावा। ठीक है, जो भी 4 व्हीलर वाला व्हीकल है उसके अलावा जो भी 2 व्हीलर वाले व्हीकल है उनकी बात कर रहा है, यानी बाइक की बात कर रहा है, एक्टिवा की बात कर रहा है, मेस्ट्रो की बात कर रहा है, जो भी गाड़ी आती है 2 व्हीकल उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जनरली इसका केस देखेंगे, पर अभी क्या है, मैंने इसका क्वेश्चन कवर नहीं करा और कवर करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सिंपल सा पार्ट है। तो सबसे पहले हम मोटर कार वाले इलस्ट्रेशन कवर कर लेते हैं। अराउंड मेरे हिसाब से 3 या 4 इसके इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सोनम हैज़ बिन प्रोवाइडेड ए कार 1.7 लीटर। देखिए हमें पता चल गया 1.7 लीटर, इसका मतलब 1700 सीसी है, जो कि 1600 सीसी से ज़्यादा है, 1700 सीसी है ना, बाय हिज एम्प्लॉयर विकास लिमिटेड। विकास लिमिटेड एम्प्लॉयर है और सोनम एम्प्लॉई है, उसको कार दी गई है, यानी कार फैसिलिटी मिली, पता चल गया। द कॉस्ट ऑफ कार टू एम्प्लॉयर वाज ₹350 एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ₹30,000 पर एनम। ठीक है, शॉफर सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर ₹3000 पर मंथ। 3000 पर मंथ का मतलब क्या हो गया, अगर पूरे साल यूज़ करते हो तो 36,000 पर एनम। अब एक कॉस्ट ये है और एक कॉस्ट ये है। अगर ये पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होगी तो आपको पता है, देखिए एम्प्लॉयर मेंटेन करके बैठा है, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कार दे रखी है, इसका मतलब एम्प्लॉयर ने खरीदी होगी।
यही बोल रखा होगा, कुछ नहीं बोल रखा तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने क्या कर रखी होगी, खरीदी हुई होगी, एम्प्लॉयर ने किराए पे नहीं ले रखी। और यहाँ पे देखिए किराया कहीं दे रखा है क्या कि एम्प्लॉयर ने किराया पे किया है कार का, नहीं। विकास लिमिटेड ने किराया पे करा है, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब विकास लिमिटेड ने खरीदी हुई है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर एम्प्लॉयर की कार है ओन की हुई और एम्प्लॉयर खर्चे कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो मेंटेनेंस कॉस्ट इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर 30,000 पर annum, मतलब एम्प्लॉयर कर रहा है। ड्राइवर की सैलरी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो 30,000 लीजिए। अगर पर्सनल पर्पज है 36,000 लीजिए, और 10% क्या लीजिए, डेप्रीशिएशन के फॉर्म में ले लीजिए एक्चुअल कॉस्ट का, यानी 35,000 ले लीजिए। ठीक है। अगर ऑफिस पर्पज के लिए है तो निल, पर्सनल पर्पज के लिए तो मैंने जो बताया ये पार्ट। अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर किया जाता है तो वो लेस कर दीजिए, जो भी फैसिलिटी का पार्ट है उसमें से। बोथ पर्पज के लिए यूज होता है, तो एक फिक्स अमाउंट है 1800 या 2400, वो पार्ट लीजिए। कहने का मतलब जो ये केस है वो ये वाला है, फर्स्ट वाला, समझ गए। तो इसको देखते हुए कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सा पार्ट है। एक बार मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे आगे पढ़ना है। ये बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ पर्क्स फॉर सोनम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ द कार इज यूज फॉर ऑफिस पर्पज, पर्सनल पर्पज, बोथ पर्पज। इन केस बी एंड सी, मतलब ये वाली बात कर रहा है पर्सनल, और ये बोल रहा है कि जो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है यानी बोथ पर्पज है, तो बोल रहा है एम्प्लॉय इज बीइंग चार्ज ₹15,000 पर एनम फॉर सच फैसिलिटी। मतलब जो भी कार की फैसिलिटी है वो फ्री में नहीं दी गई, आपसे कुछ चार्ज किया गया है। तो अगर ऑफिशियल पर्पज की बात कर रहा है, आपको बताया ए केस, तो उसमें निल, एस कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज। अब बी और सी पॉइंट में मैंने क्या बताया था आपको, अभी मेंटेनेंस कॉस्ट लेनी है 30,000, ड्राइवर सैलरी देखिए किसकी बात कर रहा है 36, बी वाले केस की बात कर रहा हूँ पर्सनल पर्पज की। किसका केस है ये, पर्सनल पर्पज का केस है। और कॉस्ट का 10% डेप्रिशन के फॉर्म में ले लेना है। अगर ये कार एम्प्लॉयर की नहीं होती, किराए पे होती, तो मान के चलिए उसमें क्वेश्चन में बोलता कि 4,000 पर मंथ किराया एम्प्लॉयर देता है, मतलब विकास लिमिटेड देता है, तो 4,000 इंटू 12, 48,000 किसके लिए हो जाता, सोनम के लिए, टैक्सेबल फैसिलिटी हो जाता। ठीक ठीक है, क्योंकि सोनम के बिहाफ पे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये पार्ट आ जाता। अब देखिए टोटल मिला के हो गया 1,01,000, इसमें से एम्प्लॉय से जो अमाउंट चार्ज किया गया 15 वो लेस कर दीजिए, बाकी 86,000 टैक्सेबल पर्क्स आ गया, सिंपल सा पार्ट। अब अगर सी केस हो, यानी दोनों पर्पज के लिए, बोथ पर्पज के लिए, तब मैंने क्या बताया कि इंजन की कैपेसिटी देखिए, इंजन की कैपेसिटी 1.7 लीटर की है, तो क्या आएगा, ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा का मतलब क्या है 24। ड्राइवर की सैलरी देखिए कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर प्रोवाइड कराया है तो ये 3,000 आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया उस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, जब भी फिक्स अमाउंट होता है तो उसमें 900 पर मंथ का पार्ट आ जाता है। मतलब तीसरा केस है, वन वाले पॉइंट में ये सी केस है, तो सी केस में क्या बोलेगा 2400 प्लस 900 3300। 1800 कब लेते, जब इंजन 1.6 लीटर का या इससे कम का होता, तो 1800 प्लस 900 27 हो जाते। लेकिन अभी 24 प्लस 900 3300 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे क्योंकि ये मान के चल रहे हैं पूरे 12 महीने यूज़ किए, तो 39,600। ये बोल रहा है जब भी स्टेचुटरी वैल्यू यानी 1800 2400 वाला केस, यानी वन का सी पॉइंट आपने किया है, ठीक है, या सेकंड वाला जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा था और जो खर्चे हैं सारे के सारे, सॉरी एम्प्लॉयर ओन कर रहा था और खर्चे सारे के सारे एम्प्लॉय कर रहा था। जब भी मैंने चार्ट वाला पार्ट बताया, टेबल वाला पार्ट, तो उसमें आपका 600 900 वाला पार्ट आ रहा था, तो बोला इस टेकन एज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क्स, इसका मतलब इसको लिया जाएगा। देन अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय शैल नॉट बी सबट्रैक्टेड। देखिए मैंने वही ऊपर आपको बताया था ये वाले पार्ट में टेबल में कि जब भी ये वाला कंटेंट आए तो आपको ये अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय लेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने फुली पर्सनल में किया तो आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में, और सेकंड वाले केस में भी यहाँ पे भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ यहीं पे होगा। देखिए मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया था कि जो भी एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर किया जाएगा वो लेस कर देना, याद रखना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। लेकिन पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल में आप लेस नहीं कर सकते, जो भी एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर किया है। तभी देखिए हमने 15,000 पर एनम लेस नहीं करा, बी वाले केस में किया है लेकिन सी वाले केस में नहीं किया। अगला देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर पीयूष हैज़ बिन प्रोवाइडेड ए कार 1.5 लीटर ऑन 15 जुलाई 19। देखिए 15 जुलाई, कॉस्ट ऑफ कार टू एम्प्लॉयर वाज ₹6 लाख एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर 20,000 पर एनम। शॉफर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर मिस्टर रतन ₹4,000 पर मंथ। तो ड्राइवर की सैलरी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक एम्प्लॉयर मिस्टर रतन और एम्प्लॉय कौन है, मिस्टर पीयूष, उसको प्रोवाइड की जा रही है। कार इज 40% यूज फॉर ऑफिस एंड 60% फॉर पर्सनल पर्पज। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों पर्पज के लिए काम आ रही है। चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटीज 55,000 पर एनम। इसका मतलब उसको फ्री फैसिलिटी नहीं दी जा रही, उससे कुछ चार्ज किया जा रहा है।
पर देखिए जहाँ पे पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पज आ गया, चाहे कितना भी परसेंटेज हो, तो वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आ जाता है। इंजन की कैपेसिटी देखिए कितना है, 1.5 लीटर का है, तो आपको कितना पार्ट देखना पड़ेगा, 1800 का, ना कि 24। पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमने 24 लिया था क्योंकि इंजन की कैपेसिटी 1.7 थी, इसमें 1.5 है। और यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ कार टू एम्प्लॉयर, इसका मतलब एम्प्लॉयर की खरीदी हुई है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की है, एम्प्लॉयर सारे खर्चे कर रहा है। तो फर्स्ट का आपका सी केस है कि एम्प्लॉयर ओन करके बैठा है और खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए है, तो तब आपका 1800 आएगा। यानी तीन तरीके से आपको सोचना है। सबसे पहले क्या सोचना है, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। फिर उसके बाद क्या देखना है कि कौन से पर्पज के लिए, ऑफिशियल है, पर्सनल है, या दोनों पर्पज के लिए। तो ये दोनों पर्पज के लिए तो यहाँ फिक्स अमाउंट आ जाएगा। ड्राइवर की सैलरी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो इसके साथ 900 का पार्ट भी आ जाएगा। अब देखिए कब से यूज़ हुई है, कब से आपको फैसिलिटी मिली है, 15 जुलाई। तो आपको पता है कि आप पूरे मंथ की बात करते हो तो आपको जुलाई वाला मंथ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका मतलब अगस्त 19 से लेके मार्च 20, तो कितने मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए। यही तो है, अप्रैल मई जून जुलाई हटा दिया, हाँ, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 8 मंथ हो गए। तो 2700 इंटू 8 ऐसे निकल के आ जाएगा। तो नीचे देखिए आंसर में, देखिए 1800 इंटू 8, 900 इंटू 8, आप 2700 इंटू 8 भी कर सकते हो, तो ये निकल के आ जाएगा। ए पार्ट ऑफ मंथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पज whenever statutory value is taken as taxable value of perks then amount charged from employee shall not be subtracted। तो ये 5000 पर एनएम को लेस करने की नीड ही नहीं थी, जो एक तरीके से एम्प्लॉय से रिकवर किया गया है। तो एम्प्लॉय की टैक्सेबल वैल्यू में उसको लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट होता है तो लेस करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये पूरा पर्सनल पर्पज होता तो हम क्या करते, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो हम क्या करते, शाफर की सैलरी थी जो 4000 पर मंथ थी, तो हम 4000 इंटू कितना लेते, 8 लेते। और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना था, 20,000 पर एनम था। हमें पता है कि फैसिलिटी हमें 8 महीने मिली है, तो 20,000 का इंटू 8/12 ये पार्ट ले लेते हैं इस तरीके से। और उसके साथ क्या करते हैं, जो कार की कॉस्ट है 6 लाख, उसका 10% लेते, तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000, लेकिन कितने महीने का लेते, 8 मंथ का लेते। ये पार्ट, ये तीनों ऐड हो जाते, उसमें से माइनस क्या कर देते, ये 5000। अब देखिए 5000 वो पर एनम पे करता है, तो 5000 पर एनम, तो 5000 इंटू 8/12 लेते। तो हर चीज़ क्या करते हैं हम 8 मंथ के हिसाब से कवर कर लेते। ये आता पार्ट, ठीक। अब इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है अगले वाले में, मिस्टर विक्रम बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज़ ए कार 1.7 लीटर यूज फॉर ऑफिशियल एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पज। अब देखिए यार रखना कि कार है उसके पास, अब किसके पास है, विक्रम के पास है कार, मतलब एम्प्लॉय के पास कार है, ठीक है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपको पता है। तो एम्प्लॉय के पास कार है ना कि एम्प्लॉयर, तो तीसरा केस आ गया जिसमें क्या बोलता है, अगर एम्प्लॉय के पास कार है, तो सबसे पहले ये देखा। फिर इसके बाद आपको पता चला कि ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल है, तो तीसरे का आपका सी केस आ गया। ड्यूरिंग द ईयर ही इंकर्ड ₹40,000 ऑन मेंटेनेंस एंड 20,000 ऑन ड्राइवर सैलरी। द आइदर कॉस्ट इज रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। अब देखिए उसने जो खर्चा किया इसको रिम्बर्स किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने। तो इसका मतलब ये वाला केस। अब थोड़ा बताना पड़ता है तो देखिए टाइम तो लगता है। ये है एम्प्लॉय ने ओन की हुई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी खर्चे कर रहा है वो एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन रिम्बर्स कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। मतलब खर्चे कौन मेंटेन करता है, एक्सपेंसेस कौन मेंटेन करता है, एम्प्लॉयर करता है। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसका टोटल लीजिए और उसमें से क्या रिड्यूस करोगे, ये रिड्यूस कर देना। इंजन की कैपेसिटी क्या है वो देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको या तो 1800 2400, या अगर ड्राइवर भी साथ में तो 2700 3300 लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट तो नहीं है, ये तो नहीं बोल रखा कि सर्टिफिकेट विक्रम ने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया, बोल दिया कि मेरे खर्चे ज़्यादा हुए। अगर वो होंगे तो उस केस में 1800 और 2400 या 27 और 3300 लेस करने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा अमाउंट भी लेस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1.7 लीटर है, तो इसका मतलब 2400 का पार्ट आएगा, ठीक है। और ड्राइवर की सैलरी भी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ड्राइवर कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो रिम्बर्स का पार्ट है वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। कौन से खर्चे, सारे खर्चे। तो टोटल मिला के कितने खर्चे हो गए, 40 + 20 60,000, ठीक है। इंजन 1.7 लीटर का है तो 2400 पर मंथ लेंगे, और साथ में 900 का ड्राइवर सैलरी का पार्ट भी लेंगे, तो टोटल मिला के हो गया आपका 3300 इंटू 12। ये मान के चल रहे हैं कि पिछले साल पूरे ड्यूरिंग द ईयर बोल रहे हैं, तो 12 महीने यूज़ हुआ है, इसलिए 12 महीने का पूरा पार्ट लिया, तो 60 में से 39,600 गए,
तो बाकी जो पार्ट बचा वो कितना बचा, 20,400 का बचा। कितना सिंपल है। तो टेबल के थ्रू बहुत सिंपल हो जाता है, टिपिकल नहीं रहता। तो ये वाला पार्ट। अब देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, पर मेरे को ये भी टिपिकल नहीं लगता, क्योंकि जब भी दो या उससे ज़्यादा कार यूज़ हो रही है, उसमें से अगर एक कार पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है तो ये तो अलग से ही कैलकुलेट होगी। ठीक है, इसमें ये देखना पड़ेगा कि कार किसने ऑन की हुई है, खर्चा कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मान के चल रहे हैं कि खर्चा कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड कर रहा है। यानी इसमें जो केस है वो फर्स्ट से रिलेटेड ही है। पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो दो कारें हैं ये जनरली ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी काम आ रही है और पर्सनल पर्पज़ के लिए भी काम आ रही है। तो अगर मैं कार ए को ONP मानता हूँ, ONP मतलब ऑफिशियल एंड पर्सनल मानता हूँ, तो कार बी को फिर मुझे पर्सनल मानना पड़ेगा। यही है, इस हिसाब से वैल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर मैं कार बी को ONP मानता हूँ तो मुझे कार ए को क्या करना पड़ेगा, पर्सनल पर्पज मानना पड़ेगा। अब मैं ये दोनों केस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी टैक्सेबिलिटी का पार्ट कम करना है। क्या करना है, टैक्सेबिलिटी का पार्ट। तो ये नहीं कि मैंने कार ए को ONP मान लिया, ऐसा नहीं है, मुझे दोनों केस कवर करने पड़ेंगे। तो मुझे कार ए की भी ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कार बी की भी निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से कार ए की भी मुझे पर्सनल पर्पज की निकालनी पड़ेगी और कार बी की भी पर्सनल पर्पज की निकालनी पड़ेगी। ये बिल्कुल अलग है, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही पर्सनल पर्पज बोल दिया। अगर पहले से आपको पर्सनल या ऑफिशियल पर्पज बोलता है तो ऑफिशियल पर्पज में निल और पर्सनल की आप क्या करोगे, उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। लेकिन जहाँ आपको ऑफिस और पर्सनल बोल दिया और दो या उससे ज़्यादा कारें हैं, तो एक कार को आप ऑफिशियल पर्सनल मानोगे और बाकी सारी कार्स को या कार को, अगर दो कार है तो एक कार को ऑफिशियल पर्सनल और दूसरी कार को पर्सनल। अगर तीन कार है, एक कार को ऑफिशियल एंड पर्सनल और बाकी कार्स मतलब दो कार को पर्सनल पर्पज के लिए मानोगे। अब वो आपके ऊपर है कि कौन सी कार को आप ऑफिशियल पर्सनल मानते हो और बाकी कार को कौन सी को आप पर्सनल पर्पज मानते हो। तो मेन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कार को आप ऑफिशियल पर्सनल मानते हो, क्योंकि एक कार ही ले सकते हैं ऑफिशियल पर्सनल और बाकी सारी पर्सनल आएगी। मिस्टर विजय मैनेजर है, हैज़ बिन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कार फैसिलिटी बाय किशन लिमिटेड हिज एम्प्लॉयर। किशन लिमिटेड इसका एम्प्लॉयर है, किसका, विजय का। पर्टिकुलर कार ए दी, कार बी दी, कार सी दी। ये पर्सनल पर्पज के लिए है, एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है, एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है, एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है। ये ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए है। कॉस्ट ऑफ कार आपको दे रखी है। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर 50-60। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉय 40,000 का पार्ट है। कैपेसिटी ऑफ कार 1.8 लीटर, 1.4 लीटर, 1.6 लीटर। ये 1.6 लीटर का पार्ट है। अब देखिए वैसे पर्सनल पर्पज का पार्ट है, एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है, लेकिन खर्चे कौन कर रहा है, यहाँ पे खर्चे कौन कर रहा है, पर्सनल में एम्प्लॉय कर रहा है। क्या कर रहा है, एम्प्लॉय। यानी सेकंड वाला केस आ जाएगा। पहले कार सी का बता देता हूँ एक बार आपको। देखिए कार किसकी थी, सेकंड वाला केस एम्प्लॉयर। खर्चे कौन मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय। और कौन सा पर्पज था, पर्सनल पर्पज था। तो क्या आएगा, डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। क्योंकि ओनर की कार थी लेकिन खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय अगर अपनी जेब से देगा तो जो भी रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट है वो टैक्सेबल बनेगा ही क्यों। आप सोचिए, आप एक एम्प्लॉय हो, आप खर्चे अपनी जेब से कर रहे हो, तो क्या वो टैक्सेबल बन जाएगा, नहीं। आप सिर्फ कार यूज़ कर रहे हो तो कार की कॉस्ट का 10% आपका टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनेगा। तो इस वाले केस में यही बोल रहा है। तो एक बार मैं सी वाला केस तो आपको चलो बता ही देता हूँ ना, कि इसमें क्या दे रखा होगा। 2 लाख की कार दिख रही है आपको, 2 लाख की कार दिख रही है, तो 2 लाख की कार का 10%, क्योंकि 2 लाख की कार किसकी है, ओनर की है। तो आप देख सकते हैं 2 लाख की कार का 10% 20,000। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ। दिख रहा है। तो ये एक तरीके से टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनेगा सी कार के लिए। अब हमें सोचना है ए और बी कार के लिए और आगे पढ़ना है। ठीक, तो मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ तक। अब देखिए इसका सोचना है हमें। तो ये बोल रहा है कि केस ए, फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी। Mr. Vijay holds 17% of equity share capital and 30% of preference share capital of Kishan Limited, and his wife holds 13% equity share capital of the same company. Assume his total salary during the year other than perquisite is rupees 40,000। अब बताओ ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो इक्विटी शेयर के होते हैं। अगर इक्विटी शेयर 20% या उससे ज़्यादा के हैं एम्प्लॉय के उस कंपनी में, ठीक है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, तो इक्विटी शेयर 20% या उससे ज़्यादा के हैं, प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे, इक्विटी की बात कर रहे हैं, तब जाके वो स्पेसिफाइड होगा। इसके अलावा अगर चलो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, अगर सैलरी कितनी है, कह रहे ना अदर देन परक्यूटेड, अगर सैलरी जो मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी की बात करते हैं, मतलब उसमें हम परक्यूटेड नहीं लेते, और परक्यूटेड लेते भी तो कौन सा वाला लेते हैं, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और बाकी सारे पक्ष नहीं लेते हैं। ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट वाले पार्ट लेते हैं। तो जो भी उसको मिला वो सैलरी में जुड़ गया। अगर वो 50 से ज़्यादा हो रहा है तब जाके वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है, जबकि यहाँ तो अमाउंट क्या है, 40,000 ही एक तरीके से टोटल सैलरी, तो इसका मतलब कम आ रहा है, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। तो इसको जो भी मोटर कार की फैसिलिटी मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो क्या होगी, टैक्स फ्री।
क्योंकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही मोटर कार फैसिलिटी टैक्सेबल है, याद रखना। किसके लिए? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के। जो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है उनके लिए वो क्या है? टैक्स फ्री। तो पहला केस खत्म। देखिए पहले केस में ही बोल रहा है, सिंस मिस्टर विजय इज नॉट ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर ओन्स ऑल कार, देयरफॉर कार फैसिलिटी शैल नॉट बी टैक्सेबल। और एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? सारी कार ओन करके बैठा है। ये पार्ट आ गया। अब केस बी देखिए, मिस्टर विजय होल्ड 25% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉयर कंपनी। और हाँ एक और चीज़, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर सारी कार ओन करके बैठा है, मेन चीज़ ये बोल रखा है, ठीक। और अगर यही एम्प्लॉय ओन करके बैठा रहता तो हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय के पास कार है और जो भी खर्चे वो एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि एम्प्लॉय ओनर है और एम्प्लॉयर के पास एक तरीके से कार का पार्ट है। अगर एम्प्लॉय ओन कर रहा है और वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? वो नॉन स्पेसिफाइड है। तो अगर एम्प्लॉय की कार एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? उसके खर्चे बियर कर रहा है, तो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तब वो किसका पार्ट बनेगा? वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 उसका पॉइंट 4, जिसमें मैंने क्या बताया था कि जितनी भी एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, जैसे मान के चलिए आपके नाम पे बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो वो एक तरीके से क्या, आपकी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर। वैसे ही कार किसके नाम पे? एम्प्लॉय के नाम पे। कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होती है। अगर वो पर्सनल पर्पज़ के लिए, पर्सनल और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो थोड़ा अलग केस आता है। वो मैं इसमें बता दूंगा आपको। कार के अलावा जो अदर व्हीकल है ना, उसकी तरह मान लेना आप केस, कार की तरह अदर व्हीकल। पर कब की बात कर रहा है? अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है। तो आपको नॉर्मल सोचना है कि टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरे केस में क्या बोल रखा है कि मिस्टर विजय होल्ड 25% इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको पता है कि उस एम्प्लॉयर कंपनी के वो 25% शेयर लेके बैठा है, मतलब 20%, 20% या उससे ज़्यादा, 20% और मोर। तो इस केस में क्या, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। जब भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है तो टैक्सेबिलिटी का पार्ट आता है, मोटर कार फैसिलिटी टैक्सेबल होती है। अब इसमें क्या सोचना पड़ेगा? ये बोल रहा है देखिए कि एन एम्प्लॉय हैज़ बीन प्रोवाइडेड 2 कार्स यूज फॉर ऑफिस एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पज, देयरफॉर ही विल हैव टू ऑप्ट 1 कार एज फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पज। इसका मतलब एक कार को उसको ऑफिस और पर्सनल पर्पज दोनों के लिए मानना पड़ेगा, और बाकी अदर कार को, देखिए समझ गए, अदर कार। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 3 कार थी और एक कार अगर ऑफिस एंड पर्सनल के लिए मानेगा, तो बाकी 2 कार को तो पर्सनल मानना ही पड़ेगा। ये नहीं कि 2 कार को ऑफिस पर्सनल मानेगा, ऐसा नहीं है। एक कार को सिर्फ वो ऑफिस पर्सनल मान सकता है और बाकी अदर कार को उसे पर्सनल मानना पड़ेगा। इन द गिवन केस असेसी हैज़ 2 ऑप्शन। और याद रखना कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर एम्प्लॉय को 2 कार प्रोवाइड की गई है, 2 कार नहीं 3 कार प्रोवाइड की गई है, लेकिन याद रखना जो कार सी है वो पहले से ही पर्सनल पर्पज़ के लिए, मैंने ये बोला 2 कार जो प्रोवाइड की गई है वो ऑफिस और पर्सनल दोनों पर्पज़ के लिए प्रोवाइड की गई है। इसलिए इसमें से एक कार ऑफिस और पर्सनल, और बाकी जो अदर कार है वो पर्सनल के लिए मानोगे। जो पहले से ही पर्सनल है उसको क्या मानने की जरूरत है? वो पहले से ही पर्सनल है, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन द गिवन केस असेसी हैज़ 2 ऑप्शन, कार ए इज़ यूज फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल, और कार बी को पर्सनल मानो, या उल्टा बोल दो, कार ए को पर्सनल बोल दो और कार बी को ऑफिस और पर्सनल दोनों पर्पज़ के लिए मानो। तो ये बोल रहा है पहले कार ए को एक बार मान के देखते हैं और कार बी को पर्सनल मान लेते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, कार बी को ऑफिस और पर्सनल दोनों के लिए मानते हैं और कार ए को पर्सनल मान लेते हैं, ऐसे मान के देखिए, ठीक है। ये बोल रहा है इन एनी केस, मैंने आपको ये बताया था कार सी इज़ यूज फॉर पर्सनल पर्पज़, चाहे कोई सा भी केस हो, यानी चाहे ऑप्शन 1 चाहे ऑप्शन 2, कार सी तो पर्सनल पर्पज़ के लिए पहले से ही पता है। लेकिन हमने क्या चेंज किया है कि अगर कार ए दोनों पर्पज़ के लिए और कार बी सिर्फ पर्सनल के लिए, या कार ए पर्सनल के लिए और कार बी दोनों पर्पज़ के लिए, तो 2 केस आ गए। जहाँ पे आपका टैक्सेबिलिटी का पार्ट कम बन रहा होगा, जनरली वही लोगे। आप एक एम्प्लॉई हो, आप अपना टैक्स कम दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए जो वैल्यू निकल रही है, जिस पे टैक्स निकलेगा, उसको आप कम लेना चाहते हो, तो आप यही वाला अमाउंट लोगे, नहीं ये वाला, सॉरी ये वाला अमाउंट लोगे, 1,21,600। कैसे आया ये देख लीजिए। ये बोल रहा है कि अगर दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप देखिए अगर कार ए को यूज़ किया जाता है तो कार ए का इंजन की कैपेसिटी देखिए, ये मेन है। देखिए तभी क्या बोलते हैं टिपिकल पार्ट ये आ जाते हैं। देखिए 1.8 लीटर का बार आ गया। और देखिए यहाँ पे ड्राइवर वाइवर दिया गया है कि कहीं पे, मेरे को तो नहीं दिख रहा। ये बोल रहा है सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है। तो आपको पता है कि अगर ड्राइवर का पार्ट दिया होता तो 2400 के साथ, 24 क्यों ले रहा हूँ आपको पता है, ध्यान आ गया। देखिए 1800 या 2400, 1800 कब, जब 1.6 लीटर है उससे कम का इंजन है, ठीक है। और 2400 कब लेंगे, जब 1.6 लीटर से ज़्यादा का इंजन है, मतलब 1600 सीसी से ज़्यादा है। तो देखिए 2400 ड्राइवर कब लेंगे, जब ड्राइवर की सैलरी एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है। तो ड्राइवर की सैलरी कहीं नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये प्रोवाइड आपको किया ही नहीं गया। तो 2400 इंटू 12,
यहाँ पे आपको कुछ भी लेस करने की जरूरत नहीं है अगर आपसे रिकवर किया गया है, तो यहाँ पे कुछ भी रिकवर नहीं किया गया। देखिए क्वेश्चन टिपिकल बन सकता है, वो आपके ऊपर है यूज़ करने के ऊपर। तो ये हो गया। अब अगर कार बी को पर्सनल बोलते हैं और आपको पता है कि फर्स्ट का बी केस आ रहा है, फर्स्ट के बी केस में क्या बताया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी कार पे हुए, इसके अलावा उस पर 10% डेप्रिसिएशन। तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर कितने करे एम्प्लॉय ने, 50,000, और 3 लाख का 10% निकल के आ जाएगा, क्योंकि कार किसकी है, एम्प्लॉयर ने ओन कर रखी है, उसने किराए पे नहीं ली, एम्प्लॉयर ने ओन करके रखी हुई है। तो 3 लाख का 10% और 50,000 यानी 80,000 हो जाएगा आपका पार्ट। ठीक है, मैंने गलती से 3 लाख बोल दिया, अरे सॉरी, हमने क्या है कि मैंने गलती से इसका पार्ट ले लिया। हमने इसको तो क्या है ऑफिस और पर्सनल दोनों पर्पज़ के लिए माना है, तो मुझे कार बी का लेना था पर्सनल, मैंने गलती से ये बोल दिया। तो देखिए 5 लाख का आपका कितना हो जाएगा, 10%, और ये 60,000, 60 + 50 कितने हो जाएंगे, 1,10,000। क्योंकि कार ए को तो हमने दोनों पर्पज़ के लिए मान लिया ना, उसकी तो वैल्यू हमने निकाल ली। कैसे, 2400 × 12, एक फिक्स अमाउंट मान लिया। लेकिन कार बी को पर्सनल में हम एक्चुअल खर्चे देखते हैं। तो आप देखिए 5 लाख का 10% और प्लस 60 कितना हो गया, 1,10,000। तो आप देख सकते हो ये वाला अमाउंट तो हमें पहले से ही पता था, मैंने आपको बताया था कि अपना सेकंड वाला केस आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप सोचिए, मैंने आपको बार बार बताया कि खर्चे कौन कर रहा है, सी वाले केस में कार में एम्प्लॉय ही खर्चे कर रहा है। अगर एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय नहीं कर रहा, तो आपका सेकंड वाला केस आएगा। पर्सनल पर्पज है तो सेकंड का बी वाला केस आएगा, जिसमें मैंने क्या बताया था, सिर्फ कॉस्ट का 10% यानी डेप्रिसिएशन के फॉर्म में लिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल खर्चे तो एम्प्लॉय कर रहा है। जब खर्चे अपनी वो जेब से करेगा तो टैक्सेबिलिटी का पार्ट थोड़ी बनेगा। कितना टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनेगा, सिर्फ कॉस्ट का 10% डेप्रिसिएशन। ठीक, तो इसलिए थोड़ा टिपिकल है। तो देखिए 1,58,800 आ गया। ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, अगर कार ए को पर्सनल माना जाए, तो देखिए अभी जो मैंने आपको 80,000 बताया था वो निकल के आ गया है। कैसे, 3 लाख का 10%, कार 3 लाख की है, और 50,000 मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है। देख लीजिए एक बार, यानी फर्स्ट के बी केस की तरह देखेंगे। अगर कार ए को पर्सनल माना तो पर्सनल में क्या बोलेंगे, कार की कॉस्ट का 10% और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो वाला पार्ट, 50 + 30 कितने हो जाएंगे, 80। कार बी को अगर ऑफिस और पर्सनल दोनों पर्पज़ के लिए मानते हैं तो इंजन की कैपेसिटी 1.4 लीटर है, जो कि 1.6 लीटर या उससे कम है, 1.6 लीटर है उससे कम है। तो इस केस में क्या लेंगे हम, 1800 का अमाउंट लेंगे। ड्राइवर तो है ही नहीं, सीधी सी बात, तो 900 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1800 × 12 करके देखिए, देखिए ये आ रहा है 1800 × 12, तो 21,600 का पार्ट है। टोटल मिला के देखिए 80 + 21 + 20 तो कितना होगा, 121,600। तो मैं तो यही लूँगा क्योंकि मुझे टैक्स कम देना है। तो ये बोल रहा है एस ऑप्शन 2 हैज़ लेसर टैक्सेबल वैल्यू, हेंस असेसी विल ऑप्ट फॉर ऑप्शन 2 एंड टैक्सेबल वैल्यू शैल बी 1,21,600। यानी हम ये बोलेंगे कि कार ए को हम पर्सनल पर्पज़ मानेंगे और कार बी को दोनों, बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पज़ के लिए मान लेंगे। आगे समझ में। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, मैंने बताया कि आज की वीडियो में सारा पार्ट कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे आगे भी बहुत सारा पार्ट बताना है। इसके अलावा मुझे टैक्स फ्री पर्क्स का पार्ट भी बताना है, तो अभी ये वाला भी बचा हुआ है। तो मैं ये वाला पार्ट बस आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए इससे पहले मैं आपको एक वो पार्ट बता देता हूँ, जब मैंने आपको यूजेबल असेट्स वाला पार्ट बताया था। एक मिनट, ये रहा, ये देखिए मैं सीधा यहाँ पे आ गया हूँ, फ्रिंज बेनिफिट्स और अमेनिटीज़ का पार्ट मैं बोल रहा था। ये मैंने आपको बताया, ये कब का पार्ट है, ये है आपका फर्स्ट कैटेगरी टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ऐसी पर्क जो सारे एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है, उसका 7th पार्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते गए थे और ये पार्ट पे आ गए थे। इसमें सबसे पहले हमने इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट वाले लोन की बात की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था, देखिए, ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे, होम एक्सपेंडिचर ऑन हॉलीडे। फिर हमने देखा था वो फ्री मील्स वाला पार्ट। फिर हमने गिफ्ट वाउचर टोकन, सिंपल सा पार्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, 5,000 तक का जो गिफ्ट वाउचर होता है वो एग्जम्प्ट होता है, या टोकन जो भी है। और उससे ज़्यादा पार्ट क्या होता है, टैक्सेबल। अगर कैश से रिलेटेड है तो चाहे 5 से कम भी हो, चाहे 5 से ज़्यादा हो, वो वैसे भी टैक्सेबल होगा। हम गिफ्ट की जब भी बात करते हैं तो वो कन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए मनी में। सीधी सी बात है, गिफ्ट मिल रहा है तो आप उसको गिफ्ट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, या वाउचर है तो उससे आप कुछ गिफ्ट ही खरीद सकते हो, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो वैसे ही टैक्सेबल है, चाहे वो 5 से कम का भी अमाउंट हो। ये बताया था। फिर देखिए क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी का था, फिर क्लब का एक्सपेंडिचर था, फिर अपना आ रहा था यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स, जिसमें हमने क्या बोला था कि जो भी मूवेबल असेट्स की बात कर रहा है, किन को छोड़ के, जिनके प्रोविज़न पहले से ही बने हुए हैं। जैसे हमने क्या बोल दिया, कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ हो रहा है तो वो पहले से ही एग्जम्प्टेड है, क्योंकि वो पहले से ही बोल रखा है। और जब मैं आपको तीसरी कैटेगरी बताऊंगा, टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज, उसमें भी मैंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम कार की बात करेंगे तो कार की फैसिलिटी पहले से ही दे रखी है, जो कि किन के लिए टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए।
तो कहने का मतलब वो नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन इनको छोड़ के बाकी सारी जो मूवेबल एसेट होगी तो वो क्या होगी, बाइक हो सकती है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, इफ़ एसेट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट। और आपको पता है कि जो फ्रिंज बेनिफिट ये जो भी होते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं। तो ये ऐसा क्यों लिया गया, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो तब ये मान लेंगे, पर मान के चलिए अगर एम्प्लॉयर और भी खर्चे कर रहा है मेंटेनेंस के लिए तो ये भी जोड़ दो। क्यों, क्योंकि आपकी वो फैसिलिटी का पार्ट बन गए। तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10% तो जोड़ोगे, लेकिन अगर वो मेंटेनेंस के खर्चे, सर्विस के खर्चे भी आपको दे रहा है तो वो भी जुड़ जाएंगे। तो याद रखना कि देखिए सिंपल सा रखना है कि अगर एम्प्लॉयर खर्चे करता है तो वो आपके लिए फैसिलिटी का पार्ट है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप सिर्फ क्या करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। कब, अगर एम्प्लॉयर ओन करके बैठा है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर उसी बाइक को, या मान के चलो वीडियो कैमरा हो गया, उसको किराए पे लेके बैठा है और आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि हम मूवेबल एसेट की बात कर रहे हैं इसके अलावा, तो जैसे बाइक हो गई, वीडियो कैमरा हो गया, अगर वो आपको किराए पे एम्प्लॉयर ने दे दिया तो एम्प्लॉयर किराया चुका रहा है। तो जो भी चार्जेस पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जिससे भी खरीद के आया उसको जो भी वो किराया चुका रहा है वो आपके लिए फैसिलिटी हो जाएगा, क्योंकि आपको तो फ्री में मिल रहा है। अगर आपको फ्री में नहीं मिल रहा, आप पे कर रहे हो, तो वो लेस कर दो। बाकी जो कंसेशन का पार्ट आ गया, बाकी एक तरीके से क्या हो गया, जो अमाउंट आ गया वो आपके लिए टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, तो जितना आपने पे कर दिया वो लेस कर दो, बस ये सोचना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे यही पार्ट दे रखा था, पर थोड़ा सा ये क्या मैंने टिपिकल बना दिया। टिपिकल क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा पार्ट दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वैल्यूशन ऑफ वर्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल अदर देन मोटर कार। ये बोल रहा है द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अगर एम्प्लॉयर ने उस पर्टिकुलर व्हीकल को, जो भी टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास क्या है, एक्टिवा, एक्टिवा 5G है, ठीक है, वो किसने मेंटेन की हुई है, ऑन की हुई है, एम्प्लॉयर ने। मुझे किसने प्रोवाइड की है, एम्प्लॉयर ने। मेरा एक ABC लिमिटेड एम्प्लॉयर है, मैंने आपको बताया था, और मैं चिराग एम्प्लॉय हूँ, ये मान के चलिए। अब मुझे एक्टिवा 5G ओनर ने प्रोवाइड की, ABC लिमिटेड ने, और खर्चे भी यही कर रहा है। ऑफिस पर्पज़ के लिए नील आपको बताया, पर्सनल पर्पज़ के लिए तो देखिए मैंने क्या बताया था, अब ये भी बताया कि अगर मैं मूवेबल एसेट यूज़ कर रहा हूँ तो डेप्रिशन तो लगेगा, लेकिन अगर खर्चा भी है जो कि सामने वाला एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है तो वो भी मेरा टैक्सेबल फैसिलिटी का पार्ट बनेगा। अब ये किसके लिए आ रहा है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एम्प्लॉयर की कार होगी या एम्प्लॉयर की बाइक होगी, यहाँ पे हम बाइक की बात कर रहे हैं, तो वो हमें एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही हो सकती है। अगर एम्प्लॉय की कार हो गई तो एम्प्लॉय की कार या बाइक हो गई, जैसे एम्प्लॉय की कार है या बाइक है, चलो कार का तो चलो अलग से पार्ट है, आपको पता है कि वो स्पेसिफाइड है। अगर मैंने बोला कि एम्प्लॉय की बाइक हो गई और एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, और उसका एक बार फोर्थ पॉइंट देख लेना। मतलब जो मैंने आपको सीक्वेंस से C पॉइंट बताया था, ABC, या थर्ड पॉइंट बोल सकते हो, कंसेशनल रेंट के बाद वाला पॉइंट एक बार देख लेना। एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय के नाम पे बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी के, एम्प्लॉय की कोई प्रोफेशनल टैक्स लाइबिलिटी हो गई जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो यहाँ पे यही सोचे कि एम्प्लॉय की जो बाइक है उसका जो भी खर्चा है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो तब क्या होगा, वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे नॉन स्पेसिफाइड। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के पास कार है और एम्प्लॉयर खर्चे मेंटेन कर रहा है और पर्सनल पर्पज़ के लिए एम्प्लॉय आराम से यूज़ कर रहा है, घूमने फिरने के लिए अपने लिए यूज़ कर रहा है, अपनी फैमिली मेम्बर को बिठा के आराम से लेके जा रहा है, तो जो भी मेंटेनेंस का खर्चा और डेप्रिशन है 10% के हिसाब से, वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। अगर बोथ पर्पज़ है तो इस केस में क्या बोल दिया, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 60% ऑफिशियल और 40% पर्सनल, तो आपको पता है कि पर्सनल ही टैक्सेबल पर्क्स बनता है। टैक्सेबल पर्क कितना बनता है, पर्सनल, ऑफिशियल नहीं बनता, क्योंकि ऑफिशियल तो नील होता है। तो बोल रहा है रीजनेबल प्रपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस प्लस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। मान के चलिए एक बाइक आपको प्रोवाइड की 50,000 की, उसका 10% कितना निकलता है, 5,000, ठीक है। और ये मान के चलिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी कितनी लगी, 5,000, टोटल मिला के कितने हो गए, 10,000। अगर पर्सनल पर्पज होता तो पूरा 10,000 आपके लिए टैक्सेबल होता, लेकिन अगर दोनों पर्पज है तो क्वेश्चन में अगर क्या बोल रहा है कि 60% ऑफिशियल है ऐसे बोल दिया, तो इसका मतलब 40% पर्सनल है और 40% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 10,000 का 40% क्यों, क्योंकि बोला रीजनेबल प्रपोर्शन, तो वो कितना रीजनेबल होगा, जितना पर्सनल प्रपोज होगा उतना ही तो टैक्सेबल बनेगा। ऑफिशियल कहाँ से बनता है, टैक्सेबल बनता ही नहीं है, नॉर्मल सा बात, समझ गए। वैसे अगर एम्प्लॉय ओन कर रहा है और एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है तो ऑफिशियल के लिए तो हमेशा नील। पर्सनल मैंने आपको बताया, सीधी सी बात है, देखिए एम्प्लॉय ओन कर रहा है तो बाइक एम्प्लॉय की है तो 10% डेप्रिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये रहा 10% डेप्रिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या लेंगे, एक्चुअल मेंटेनेंस, ठीक। लेकिन जब बोथ पर्पज का पार्ट आता है, तो जैसे अभी आपने ऊपर देखा था इस वाले केस में कि जब बोथ पर्पज का पार्ट था तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर में रिड्यूस करते हो। अब इसमें क्या था, 1800 2400, इसमें इंजन की कैपेसिटी देखी जा रही थी, लेकिन बाइक में नहीं देखी जाती,
तो बाइक में जनरली क्या बोल दिया, 900 लेस कर देना, क्या कर देना, 900। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एस रिड्यूस बाय 900 पर मंथ और एस रिड्यूस बाय हायर। हायर कब होगा, जब वो एम्प्लॉय क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय ने जो भी खर्चे किए हैं तो उसमें से जो बोथ पर्पज़ का पार्ट है उसमें ऑफिस का यूज ज़्यादा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे ऑफिस के खर्चे ज़्यादा होते हैं और पर्सनल में कम घूमता हूँ। तो आपने जो 900 पर मंथ क्या कर रखा है वो कम लेस कर रखा है। मेरा खर्चा 1500 पर मंथ लेस कीजिए, क्योंकि ऑफिस के जो खर्चे होते हैं पर मंथ के इस बाइक से रिलेटेड वो 1500 हो जाते हैं, मेंटेन करने के, पेट्रोल के, सर्विसिंग के, ये जो कि एम्प्लॉयर मुझे प्रोवाइड करता है। तो आपने मेरा कम खर्चा लेस किया है, हायर अमाउंट लेस कीजिए। तो बोल रहा है एज डिस्कस्ड इन केस ऑफ कार फैसिलिटी, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो हायर अमाउंट ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको नोट में कि हायर अमाउंट मतलब क्या हो गया, असेसी अगर एज्यूम करता है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफिस यूज के लिए ज़्यादा हो रहे हैं तो 900 जो भी पार्ट है, यानी जो ये 2700 है या 3300 है, ये लेने की ज़रूरत नहीं थी, इससे ज़्यादा ले लीजिए। वैसे ही यहाँ पे भी बोल रखा है कि इससे ज़्यादा ले लीजिए। ठीक, तो ये पार्ट आपका हो गया एंड मेरे हिसाब से मैंने कवर कर लिया। अब बाकी 4 फैसिलिटी बची हुई है और टैक्स फ्री पक्ष का पार्ट बचा हुआ है, वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करें आगे, क्योंकि आगे सिंपल सिंपल से पार्ट है। तो आप अगर थियोरटिकली खुद भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो तो प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा आपको पता है, क्योंकि सिंपल सिंपल से पार्ट। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि लाइक में क्या जाता है आपका, अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।